हेलो दीदी। हाय संजना, क्या हाल है? बढ़िया दीदी, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? बढ़िया चल रही, प्रैक्टिस भी बढ़िया, ट्रेनिंग भी बढ़िया। आज तो थक गई हूँ मैं सुबह से। कहीं अच्छा, आप साढ़े तो जाते हो ना। 3.5 घंटे की आज ट्रेनिंग थी। थक ओह, गए। हाँ, गुड। आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस है सब कुछ है। होना ही चाहिए। देखो जिसके होना लिए वैसे ये जो सब एक। प्रैक्टिस पे है दीदी, ये तो है, सही हाँ बात। हाँ। आजकल जो है बस आधा घंटा में ज्वाइन करती हूँ, फिर ट्रेनिंग पे आ जाती हूँ 3 बजे। बट वी आर एंजॉइंग इट। अच्छा है तो क्या है ना, ग्रुप स्टडी में थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है जो चीज आप मिस कर जाते हो क्लास में। आपकी बात सही है। एक्चुअली काफी लोग भी होते हैं ना, तो अलग अलग क्वेश्चन से भी हमें काफी कुछ सीखने को भी मिल जाता है दीदी। ये चीज भी हो जाती है। You want to join? If you're free, you can join too. अच्छा, ऑनलाइन है सारा दीदी? गूगल मीट पे। अच्छा, गूगल मीट पे है तो हाँ। आई लव नमस्ते टू अनुराग। ज्वाइन। उसके टाइमिंग्स क्या होंगे दीदी? 2:30 से 3 बजे के आसपास शुरू करते हैं, 2:30 पौने 3। डेली होता है ये? मंडे टू फ्राइडे। तो ठीक है। मतलब कि मैं ज्वाइन, जब मुझे लगा रहेगा कि मैं वैसे फ्री होती हूँ, बस एक दो दिन होते हैं जब मैं फ्री नहीं होती हूँ, तो मैं नो ज्वाइन इश्यूज। करना चाहूंगी। हाँ हाँ, नो इश्यूज, कर लेना। हाँ ठीक है, आप मुझे लिंक भेज देना दीदी। हाँ, मैं तेरे को ग्रुप में ही ऐड कर लेती हाँ, हूँ, आप हम लोगों मुझे ने ग्रुप ग्रुप में ही बनाया ऐड हुआ कर है। लो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक दीदी। है। मुझे मेरा भी ऐड कर लीजिएगा। किसकी आवाज आई? मैं अच्छा, सुनीता सुनीता जी। जी। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते नमस्ते। कर लेंगे कर मेरा भी लेंगे। कर लीजिएगा। मैं भी बहुत कमजोर हूँ। नहीं, हम सब कमजोर हैं, लेकिन एक दूसरे को ना, हमारा हाँ वही हाँ। हाल है कि एक अकेली लकड़ी और मुट्ठी। तो अच्छा। सीखते हैं नहीं, धीरे बहुत कुछ धीरे। सीखने को मिलता है, आपकी बात सही है, बहुत कुछ सीखने को मिलता अनुराधा जी नमस्ते। मैंने आपको पहले भी बोला था ग्रुप में ऐड करने के लिए, आपने किया नहीं, तो मैंने कहा फिर कहना शायद ठीक नहीं रहेगा नहीं, दोबारा या नहीं। सुषमा क्या जी। भूल गए आप? नहीं नहीं, सुषमा जी याद है। एक्चुअली क्या है ना, मैं एडमिन को रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ। हाँ हाँ अब हाँ हाँ। उन्होंने उन्होंने नहीं ऐड किया। मैंने आपका नंबर नंबर सब भेजा अच्छा था, भेजा था, क्योंकि ओके मैं ओके। एडमिन एडमिन नहीं कौन है हूँ आपके? उसमें। एडमिन कौन है? कोई गुजरात से कोई हैं, अमू भाई करके कोई अच्छा। हैं। I don't know। मैंने उनको भेजा था। हम्म। आजकल चलो हालांकि कोई बात नहीं, वो तो खैर उसमें हमारी भी। स्टडी में से हाँ ग्रुप तो है हमारा भी बना हुआ है, इसी इसी के इनका ही। हाँ तो जी। रिसर्च ग्रुप बना हुआ है, उसमें करते रहते हैं स्टडी। पर थोड़ा ज्यादा अच्छा मतलब। हाँ जी। नमस्ते एवरीबॉडी। हाय नीलम, क्या हाल है? है। हेलो नीलम दी। हेलो जी। अ, अनुराधा जी, जैसे हम्म। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह होती हो, मेरे लिए आई नो टाइमिंग का थोड़ा सा मैच नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला 2:30 3 बजे, तो मेरे रात के हम्म। 2 बजेंगे। तो मेरे लिए ज्वाइन करना तो आई रियली वांट टू, बट नीलम, एक्चुअली क्या है ना, वो गूगल मीट है, तो उसमें शायद रिकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है। अभी जितना चल रहा है अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट आप वाली हालत हो रही है, एवरीडे क्लास ऑलमोस्ट है। पता नहीं कौन से मैं कहाँ क्या पढ़ रही हूँ सब। और अभी मैं लास्ट वाली क्लास तो आज ये सुबह वाली साढ़े दोबारा चार देखी साढ़े नहीं। चार बजे से उठ के अब टाइम हो 8 बज रहा है, अभी तक मैं कंटिन्यू नमस्कार क्लास। आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते ओम प्रकाश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम सर। सर। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रकाश जी। नमस्ते गुरुजी। नीलम नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग चल रहे हैं चर दशा। तो पिछले क्लास में ज्यादा तो पढ़ते नहीं है हम लोग, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते। तो पिछले क्लास में मुख्य मुख्य बात जो आपको याद रहा हो कि मैंने चर दशा में क्या क्या बताया था, वो आप लोग कोई बता सकते। शारदसा गुरु जी। हाँ, जो मैंने चर दशा ही तो पढ़ाया था। सर हम लोग तो प्रश्न वाले बैच हैं। ये हम लोग जेमिनी वाले नहीं है गुरु जी। बस, चलिए कोई बात
मैंने तो सोचा कि आज जेमिनी वाला बैच। पढ़ा दीजिए तो ठीक ही है, बोनस है। ना ना, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना। मैं ये सोच रहा था कि लगभग जेमिनी में भी सब कोई है, तो जहाँ तक है आप भी हैं, राधा जी भी हैं, रूबी जी भी हैं, तो ये सब जेमिनी में भी हैं। तो हमने सोचा कि जेमिनी का क्लास है। आज मैं 8 बजे से ही ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, लिखने का काम ज्यादा था, तो लगता है कि तो हम लोग प्रश्न में चल रहे थे। ठीक है, तो अब प्रश्न में जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न से ही संबंधित जो भी कुछ आप लोगों ने सीखा हो पिछले क्लास में, उसी को दोहराने का प्रयास। जी गुरुजी, अब मैं ही बोलता हूँ। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने मोटा मोटी जो है धन वाले एरिया को, सेकेंड हाउस को लेकर देखा था। और उसमें जो कॉम्बिनेशन हमने देखे थे कि सेकेंड हाउस में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो हम धन का जो है उसकी बातें समझ पाएंगे। तो उसमें 3-4 चीजें हैं मोटा मोटी। आपने बताया था कि अगर धनेश लग्नेश का संबंध बन रहा हो और धनेश लग्नेश का अच्छे भावों में संबंध बन रहा हो। तीसरा है धनेश लग्नेश का संबंध बन रहा हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर वो उसपे शुभ ग्रहों की दृष्टियां आ रही है और उसका जो है शुभ ग्रहों का संबंध बन रहा हो, तो धन की स्थिति और अच्छी होती जाएगी। और जब हम शुभ ग्रहों की बात करते हैं तो वहाँ इस साल की भी बात कर लेंगे। और चंद्रमा भी अगर आ जाता है, अगर चंद्रमा का भी रिलेशन इस जो कॉम्बिनेशन के ऊपर बन रहा है या उनके साथ बैठे हैं या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा शुद्ध होता जा रहा है, तो इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। एक चीज उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर इस साल इस कॉम्बिनेशन पे किसी मैलेफिक ग्रह का इस साल बन जाए या दृष्टि हो जाए या संबंध बन जाए। संबंध हमने ऐसे समझा है कि दो तरह से भी बन सकते हैं। एक डायरेक्ट पराश्री संबंध जिसकी बात कर रहे हैं वो बन सकता है, या यहाँ कई बार इस साल की बात की जाती है कि इस साल बन जाता है तो भी उसका प्रभाव सेम रहता है। और इस बार जो धन है इसमें कमी महसूस होगी या धन को प्राप्त करने में या उसको रिटेन करने में जातक को समस्या बन जाएगी। तो इस तरह से जो संबंधों के साथ बना है ये इसकी बात की गई। फिर अगला चीज इसमें बोला गया जो स्पेशल है वो है कि मरकरी का पोजीशन है। अगर मरकरी का लग्न में पोजीशन हो जाए और चंद्रमा से दृष्ट हो जाए, एक स्पेशल केस है, तो भी धन का आगमन समझना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें दो मैलेफिक ग्रह का उदाहरण आपने दिया था, चतुर्थ और 10th भाव में आपने क्रमशः शनि और मंगल को बिठाया था जिसकी दृष्टि लग्न पे पड़ रहा था। तो इसको थोड़ा सा हम लोग, मैंने ऐसे समझा है, आप ठीक कर देंगे अगर गलत समझा है तो, कि ये दोनों अशुभ ग्रह का प्रभाव लग्न पे पड़ रहा है और चंद्रमा का प्रभाव भी डायरेक्ट लग्न पे पड़ रहा है। ये दोनों अशुभ का होना जरूरी है क्योंकि शायद मरकरी जो है इसमें धन पूर्वक, और जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा फोर्स पूर्वक धन लेने की कोशिश करेगा। इसलिए ये दोनों मैलेफिक ग्रह का भी महत्व है। और ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के जब जब चंद्रमा उसको देख रहा है और दो मैलेफिक ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा ऐसा जो ये बुध है ये लोगों से जबरदस्ती धन निकलवा लेगा। ऐसा हम मन ही मन मान सकते हैं और कहने के लिए कह सकते हैं कि धन का अच्छा योग बन सकता है। यहाँ पर आपने हमें एक चेतावनी दी थी कि ऐसी स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम धन आएगा और उसी धन को लेने से संबंधित किसी घटना में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये सबको क्लब करके ऐसा ही लगता है किसी तरह से जबरदस्ती धन लेना है, वो फोर्सफुली लेने की कोशिश करेंगे और उनकी मारक दशा वगैरह चल रही होगी तो घातक हो सकता है। आपने अदरवाइज भी बताया था कि इस तरह का जो प्रभाव जब लग्न पे होता है तो व्यक्ति के उस पे जाता है। ऐसी अगर लग्न पत्रिका सामने आए तो हमको उसको साथ साथ जो है वो महामृत्युंजय का जाप या इस तरह का उपाय करना भी ज्योतिष को बोल देना चाहिए। ये भी आपने करा दिया। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन आपने वही बताया था कि अगर जो चारों ग्रह, अगर केंद्र के जो चारों भाव हैं ये शुभ ग्रह एक ग्रह के कॉम्बिनेशन में बने हो, अर्थात अगर लग्न में जुपिटर हो,
चतुर्थ या सप्तम भाव में चंद्रमा हो और दसम भाव में सूर्य हो, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है। ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति का धन का प्रभाव बढ़ सकता है। इसमें आपने ये भी बताया था कि लग्नेश के साथ अगर तृतीयेश का संबंध ये साल बन रहा हो और बाकी चीजें जैसा अभी बोला उसमें कॉमन आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो धन की प्राप्ति का सोर्स इनका भाई बन सकता है। इसी तरह हम सारे रिलेशन में इसको घुमा देंगे तो पता चलेगा कि धन का हमका प्राप्ति क्या हो सकता है। तो इतना ही सब समराइज कर दिया गुरु जी। ठीक। थोड़ा सा ना लिख लीजिए, ठीक है। अब 12 के 12 भावों की चर्चा करेंगे तो विचारणीय भाव से किन किन कारकत्वों को विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न लग्न में थोड़ा सा उसको अलग से भी समझ लेना जरूरी है। तो उसको आप लोग लिख लीजिए कि पहले भाव से स्वयं की बात होगी, शरीर की बात होगी, रंग, रूप, चिन्ह, शरीर में किसी भी प्रकार का यदि निशान है उसकी बात होगी, जाति, ये जाति क्यों लिखा गया नहीं पता मुझे, सुख दुख, के अलावा लग्न से संबंधित अन्य विचार भी हो सकते हैं। दूसरे भाव से स्वर्ण, रुपया पैसा, मनी, मुक्ता बोलते हैं, लेकिन यहाँ आप सोना चांदी आदि का भी विचार लिखेंगे। ऐश्वर्य, खजाना, वाणी, तीसरे से लिखिए। ये षट पंचाशिका के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। षट पंचाशिका में जो दिया गया है संक्षेप में ही दिया गया है, इसलिए संक्षेप में ही बता रहे हैं। तीसरे से सहोदर, दास दासी, भोजन, ये आठवां से आठवां होने के कारण लॉटरी जुआ भी यहाँ से लिखता है, समझ गए ना। तो लिख सकते हैं आप पराक्रम, खेल कूद कला भी लिख लीजिए। हस्तलेख, अब तो हस्तलेख सारा कंप्यूटराइज लेख है, फिर भी हस्तलेख। चतुर्थ से वाहन, आवास, भूमि, चतुष्पद, कूप, कूप मतलब कुआं, कुआं होगा तो बोरवेल, आज के जमाने में बोरवेल भी लिख। जलाशय, कृषि, बाग बगीचा, वक्ष स्थल, छाती भी बोल सकते। पांचवें से गर्भ, संतति, संतान जिसको बोल, विनय, विवेक, नीति,
जठराग्नि। अब जब मेडिकल पढ़ाते हैं तो पंचम नहीं सप्तम से, स्त्री जातक के पत्रिका में, पुरुष जातक के पत्रिका में तो पंचम से ही गर्भ रहेगा नहीं रहेगा वो बता दिया जाता है, लेकिन जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से जब देखा जाता है तो सप्तम स्थान से गर्भ की बात। तो ये भिन्नता आएगी कभी, तो आप लोग संकोच न करें, दोनों स्थानों से समझा जा सकता है, लेकिन प्रश्न में विशेष रूप से पंचम स्थान से ही समझें। छठे स्थान रोग, चिंता, शत्रु, मामा, दुर्घटना, ऋण, संघर्ष आदि। सप्तम से जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, विवाह, शत्रु आएगा लौट के चला जाएगा, मेल हो जाएगा, ऐसे बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके लिए युद्ध सप्तम से देखा जाएगा। युद्ध, प्रवास, प्रवास दशम का विषय है, लेकिन सप्तम से भी प्रवास यात्रा आदि का विचार होता है, इसलिए सप्तम से भी प्रवास का बात। व्यापार, व्यवहार, आदि। अष्टम से मृत्यु, समुद्र पारीय कार्य, संकट, घूस का पैसा, रिश्वत का पैसा, जुआ आदि। नवम से तीर्थाटन, आध्यात्म, धर्म, पुराण, परोपकार, पिता, आदि। राज्य दशम से राज्य, राजकीय सुख, प्रशासन, प्रतिष्ठा, शासकीय सेवा। अब राजकीय नहीं लिखा है, अब शासकीय सेवा प्राइवेट में भी होता है और गवर्नमेंट में भी होता है, आप लोग जैसा समझ सकते। लाल बत्ती कल्चर समाप्त हो गया, इसलिए अब इसको लिखना नहीं है, इसीलिए शासकीय सेवा लिख सकते हैं आप। कर्म, मुद्रा, अब जो यहाँ मुद्रा की बात होगी वो विदेशी मुद्रा की बात होगी, कितना भंडारण है उस आपके पास उसकी बात होगी।
तो इसको यहाँ से समझ, 11th हाउस से द्रव्य लाभ, आय, ब्याज या प्रॉफिट का पैसा। ब्याज या जैसे कमीशन होता है ना, कमीशन आपको मिलता है किसी चीज का, 100 रुपए में प्लॉट खरीदा, 110 रुपए में बेचा, जो 10 रुपया बीच का मुनाफा हुआ वो आपका, वो इस तरह का कमीशन। पुत्र वधू, दामाद, हम प्रमोशन यहीं से देख लेते हैं और सम्मान भी यहीं से देख लेते हैं। सम्मान में पुरस्कार लिख दीजिए, पुरस्कार प्राप्त, ये लिख, ये अच्छा है। द्वादश से हानि, दंड, व्यय, कारावास, दान, भोग, अनुष्ठान आदि। तो यहां तक हम लोगों ने समझ। तो अब प्रश्न जब आएगा तो आप लोग उसका उत्तर दे सकेंगे, आप बड़े आराम से दे सकेंगे। मैं आप लोगों को भेज दूंगा, कोशिश करूंगा भेजने का, क्योंकि प्रेशर आ गया था तो लिख तो डाला, लेकिन कितना सही कितना गलत पता नहीं। आप लोग थोड़ा सा देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ये किसी की पत्रिका है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये तो ऐसे ही लिखा जाता है कि सभी ज्योतिष सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आपकी कुंडली का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के बाद मैं अपनी राय दे रहा हूँ। यह विश्लेषण देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर भी किया गया है, ताकि परिस्थितियों को समझते हुए सही निर्णय पर पहुंचा जा सके। रिपोर्ट में दशा के साथ साथ गोचर को ध्यान में रखकर भविष्यवाणियां की गई है। यहाँ प्रयास करेंगे कि दोनों सालों का मुनाफा वर्सेस को भी समझकर फल लिख सके। मैंने साधारण ही हमको फल लिखने के लिए कहा था, लेकिन जिस समय पे बताया उस समय पे ना, ये साल के लिए ना 2 अगस्त में जो है तो इनका जन्म है, तो अगस्त 2 अगस्त साल लगेगा अभी मेरे पास, तो इसीलिए मैंने इनको उस हिसाब से लिखा। अब उसके बाद ये तो बर्थ कुंडली है, ये कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी पेस्ट है, और ये दशा कॉपी पेस्ट। तो पहले मैंने लग्न का विवरण कर दिया कि लग्न वृश्चिक है, यहाँ देख रहे हैं, तो लग्न का विवरण हो गया, स्वभाव और प्रकृति कैसा होगा जातक का वो वर्णन कर दिया। आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आद्रा नक्षत्र में क्या क्या होता है वो यहाँ थोड़ा सा वर्णन कर दिया। ये सब नक्षत्र वाला वर्णन YouTube में डालेंगे, आप चिंता मत। पद नक्षत्र दूसरे चरण में है या तृतीय चरण में पैदा हुआ है, तो उसके हिसाब से जो भी लिखना था वो लिख दिया। अब पहले भाव स्वामी कारक का विवरण, दूसरे भाव स्वामी कारक का विवरण, तीसरे भाव स्वामी कारक का विवरण, चौथे भाव स्वामी कारक का विवरण, ऐसे ही 12 भाव के स्वामी और कारक का विवरण हमने लिखा। एक छोटा सा पैराग्राफ जन्मकालीन दशा का प्रभाव लिख दिया, फिर विंशोत्तरी दशा ले आया, फिर देखिए बुध केतु का
एक पैराग्राफ लिखा, बुध बुध शुक्र का एक पैराग्राफ लिखा, बुध बुध सूर्य का एक पैराग्राफ लिखा, ये जन्म का लिख रहा हूँ। फिर बुध बुध चंद्रमा का एक पैराग्राफ लिखा, फिर बुध बुध मंगल का एक पैराग्राफ लिखा, फिर मंगल की जगह यहाँ माचम भव राजी राहु आ जाए। राहु का एक पैराग्राफ लिखा। अब है गोचरस्थ ग्रहों की स्थिति लिखती, गुरु का गोचर और शनि का गोचर, बस वही ग्रहों का गोचर लिखा, ज्यादा लेंदी नहीं। इसके बाद ये पत्रिका है 2023-24 का वर्ष कुंडली है। इसमें मुंठा दशम स्थान में है, मुंठे शुक्र है, सूर्य वर्षेश है, उसके आधार पर यहाँ वर्षेश मुंठा मुंठेश वर्षेश सूर्य मुंठा एवं मुंठेश के बारे में ये कुछ विवरण दे दिया। ठीक है, उसके बाद वर्ष फल 2024-25 ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ से फिर शुरू हुए वर्षेश मुंठा और मुंठेश, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आ गए मुद्दा दशा पे, रियल फैक्ट जो है उन दशाओं में जो विंशोत्तरी दशाओं में लिखा था, क्या मुद्दा दशाओं में उसका वर्णन है? तो है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप ध्यान करेंगे तो कुछ न कुछ मैच होता चला जाएगा। भाषा अलग अलग हो सकता है लेकिन मैच एक ही साथ। चंद्रमा की दशा कितने दिन के, इसमें क्या होगा, मंगल की दशा में क्या होगा, राहु की दशा में, गुरु की दशा में, शनि की दशा में, बुध की दशा में, केतु की दशा में, शुक्र की दशा में, सूर्य की दशा में। ठीक है, तो ये हमने ये पूरा किया, समझ रहे? तो ये वर्ष कुंडली के आधार पर है। आप लोगों को मैं बोलूंगा कल, वो क्या नाम है अनीता को, क्या आप लोगों को मेल कर देगी या व्हाट्सएप पे शेयर कर देगी, तो आप लोग एक बार समझिएगा कि कैसे बनाया गया। ठीक है, क्योंकि लिखता मैं अपने हाथ में, आज बताया ना 8 ही बजे ऑफिस आ गया और टाइप कर रहा था। अब ये काम लेना नहीं चाहता, बहुत टाइम लग जाता है, 3-3.5 घंटा लगता है। ठीक है, तो इतना बनाने में आप लोग खुद ही देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। उस 3-3.5 घंटे में तो 10 आदमी को कंसल्टेशन दे दें तो ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं जो भेज देते हैं उनका लिख करके जरूर देता हूँ। तो ये आप लोग देख लेंगे। प्लस आप लोगों ने पिछले क्लास के विषय में ओम प्रकाश जी ने तो बताया, अगले क्लास में हम लोग तीसरे भाव की चर्चा करें। बाकी अब हम सिर्फ चर्चा ही करेंगे, बहुत नियम नहीं बदले जाएंगे। ठीक है, 12 भाव की चर्चा होगी, थोड़ी बहुत 70% ज्ञान आप लोगों के पास हो चुका है, 30% के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि तृतीय भाव से संबंध रखते हुए कहता है शीर्षोदयी लग्न हो, लग्नेश और तृतीय का संबंध हो या दोनों के साथ इत्तिसाल हो, तो तीसरे भाव से संबंधित प्रश्न हो तो फलों की प्राप्ति कहनी चाहिए। तीसरे भाव की स्थिति को भी देखना होगा। तीसरे भाव और भावेश अच्छी स्थिति में हो एवं लग्नेश से संबंध या इत्तिसाल हो तो तीसरे भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति कहनी चाहिए। आप लोग सुनिएगा कि हम जो जो बोल रहे हैं वो चुपचाप बोलते रहेंगे, कोई लंबा चौड़ा कुछ करने का जरूरत नहीं। अब आगे है कि भाई से संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में लग्नेश और तृतीय का संबंध किस भाव में है यह जांच लेना जरूरी है। उदाहरण स्वरूप अगर लग्नेश और तृतीय का संबंध दशम स्थान में है तो भाई को कार्य क्षेत्र में संबंधित प्रश्नों में सकारात्मक परिणाम कहना चाहिए, और यदि भाग्य के स्थान में जाकर के बैठा है तो हम धार्मिक आयोजन या पिता से लाभ आदि के
के विषय में बताना चाहिए। तृतीय छठे स्थान में हो, षष्ठे तीसरे स्थान में हो, तो भाई को रोग की बात कहनी चाहिए। अब यहाँ आप लोग अलग से ये जो बात आया वो बात अलग से आया। अब ये बात क्या आ गया? तृतीयेश का लग्नेश के अलावा अन्य भावों के स्वामी के साथ संबंध। मोटी मोटी बातें याद रखनी है, तो आज की मोटी बातें यही है। अभी तक तो समझ में आ रहा था, तृतीयेश लग्नेश चल रहा था, समझ में आ रहा था, शिरसोदय भी आया, वो सब आएगा। ग्रहों की दृष्टि, युति, साल, चंद्रमा की दृष्टि, सब आएगा, सब समझ में आएगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि तृतीयेश यदि छठे के साथ युक्त हो जाए और हमको भाई से संबंधित प्रश्न आवे, तो भाई बीमार होगा, इसके बाद हमको जरूर बतानी चाहिए। और जो प्रश्न पूछा गया वो तो आप जवाब दीजिए, लेकिन उसको विशेष सुझाव में ये कह सकते हैं कि भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तृतीय का संबंध अष्टम के साथ हो जाए तो भाई को चोट चपेट लग सकता है, उसका दुर्घटना हो सकता है, ये हमको ध्यान में रखना। अभी लग्नेश के संबंध से कोई लेना देना, यहाँ कार्येश जिस स्थान के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा, उस स्थान के से जो फल प्राप्त होता है, उन फलों को विशेष फल के साथ जोड़ करके बताने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ लीजिए। तृतीयेश का संबंध अष्टम भाव में स्थित, तृतीयेश का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो या अष्टम भाव के स्वामी तीसरे में स्थित हो, या तृतीयेश और अष्टम में कहीं छठे आठवें बारहवें में स्थित हो, तो यहाँ जो ये अष्टम की बात हो रही है, तो दो बातों का अब यहाँ जिक्र आए। अष्टम में जाना गलत हो जाए, तृतीय अष्टम में चला गया, ये गलत हो जाए, चाहे अष्टम का स्वामी साचर्य के नियम से ठीक हो या नहीं। आप लोग बात समझिए। लेकिन तृतीयेश और अष्टमेश का संबंध हो जाए और वो अष्टमेश स्वयं लग्नेश हो या वो अष्टमेश स्वयं भाग्येश हो, वो अष्टमेश त्रिकोण का भी स्वामी हो, जिससे कि उस ग्रह को अष्टम के स्वामी होने का दोष न लग रहा हो, तो ऐसे तृतीयेश और अष्टमेश का संबंध होने पर हम ऐसी बातें नहीं बोले। लेकिन तृतीयेश यदि अष्टम में चला जाए तो वहां कोई भी राशि हो, उस राशि का स्वामी लग्नेश का मित्र क्यों ना हो, अष्टम में जाना खतरनाक हो। इस दोनों में अंतर आप लोगों को रखने की जरूरत। अगर इस दोनों में अंतर सब समझ सकेंगे तो आप अच्छा स्टडी कर पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे। भेद क्या है? अष्टम में जाना अच्छा नहीं, अष्टमेश का तीसरे में जाना अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि साहचर्य के नियम के हिसाब से अष्टमेश यदि त्रिकोण का स्वामी हो, लग्नेश का मित्र हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अष्टमेश तीसरे में चला जाए। अष्टमेश के साथ तृतीयेश का होना अच्छा हो सकता है यदि वो अष्टमेश त्रिकोण का स्वामी हो, लग्नेश का मित्र हो और केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में ही बैठा। अगर तृतीयेश और अष्टमेश अच्छा है, अष्टमेश अच्छा होने के बावजूद भी छठे में बैठ गया, बारहवें में बैठ गया, तो फिर वो गलत हो जाए।
फिर वो अच्छा नहीं है। ये 12वें के विषय में भी ऐसा सोचना है और दूसरे भाव के भी विषय में ऐसा सोचना, क्योंकि 8वें 12वें और दूसरे भाव में साहचर्य के नियम लगते हैं। क्लियर हो? तो यहां तक होता क्या है कि हम किसी भी बात को बताए, आप बाद में क्या कहोगे, आप ही ने तो बोला था गुरु जी अष्टमेश के साथ होता है तो अच्छा होता। हमने कहा नहीं अष्टमेश के साथ होगा तो अच्छा होगा, लेकिन संदर्भ किया था कि अष्टमेश यदि लग्नेश का मित्र हो या त्रिकोणनाथ भी हो। ये तो आपने हमको बोला नहीं, आपने सीधा प्रश्न कर दिया कि गुरु जी आपने क्लास में बताया था कि अष्टमेश के साथ तृतीयेश हो तो अच्छा हो। तो बताइए हम कितना बेवकूफ बने, है ना? तो आप लोगों को बातों को संदर्भ में समझने की भी जरूरत है। और हम हमेशा कहते हैं कि बारीकी से हर विषयों का ध्यान देना है। आप किसी एक जगह पे जाकर के टिक न जाए, ठीक है? हम ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे क्रम तक आइए। ऐसा कोई लाइन विशेष मत बना लीजिए जिसपे आपका निगाह टिक गया और आगे पीछे हमने समझा ही नहीं। ऐसा कभी क्रम मत बनाइए। यहाँ हमने क्या कहा कि तृतीय का अन्य भावों के साथ अब आपको संबंध लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सप्तमेश के साथ संबंध हो जाए, नवमेश के साथ संबंध हो जाए, दशमेश के साथ संबंध हो जाए, तो हमको कोई परेशानी होगी? ऐसा कोई परेशानी नहीं हो। तीसरे स्थान के स्वामी या छठे या 8वें के साथ कोई संबंध है तो इनके स्वामी से संबंधित रोग की बात कहनी चाहिए। रोग छठे और 8वें के स्वामी के अनुसार होना तय होगा। एक तो यहाँ पे हमने कह दिया रोग कहना चाहिए, लेकिन पहले छठे से रोग और 8वें से व्याधि कहना। व्याधि का मतलब है चोट चपेट दुर्घटना। और यदि 8वें से रोग कहना है तो कठिन रोग, लंबी बीमारी, ये कहना पड़ेगा। और जो अष्टमेश होगा या जो षष्ठेश होगा उसके गुण स्वरूप के अनुकूल ही हमको रोग होने की संभावना। ये भी हमको अपने बुद्धि विवेक से ध्यान में रखना। मंगल होगा तो ब्लड से संबंधित रोग हो जाए, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना पड़े, कहीं घाव बहुत बड़ा खोला हो जाए, समझ रहे हैं? शुक्र होगा तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, सेक्स संबंधी डिजीज होगा, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, चंद्रमा होगा तो एंजाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ये भी यूरिनल प्रॉब्लम देता है, चेस्ट संबंधित परेशानी देता है। सूर्य होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, तो इसी बुध होगा स्किन का प्रॉब्लम देगा। इसी तरह से अलग अलग ग्रह जो तीसरे के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा तो तीसरे के स्वामी के अनुकूल नहीं, छठे के स्वामी के अनुकूल और 8वें के स्वामी के अनुकूल रोग होगा। क्लियर होगा? यहाँ तक में हमको नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है। आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, संबंधों को पराश्री में 4 प्रकार के जो संबंध हैं उसको याद रखिएगा। हम हमेशा अब उस संबंध की चर्चा नहीं करें। अब ऐसे स्थिति में अगर शुभ ग्रह का प्रभाव लग्न पर हो तो रोग से मुक्ति की बात की जाएगी। तृतीय तीसरे भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो
तो भाई स्वस्थ रहेगा। तृतीय अस्त हो, छठे भाव से कोई भी संबंध बना रहा हो, तो इसे हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे स्थिति में अगर लग्न पर गुरु ग्रहों की दृष्टि हो तो रोग की अधिकता और तीव्रता की बात कहनी चाहिए। अगर प्रश्न लग्न में लग्न बुरी स्थिति में है, अर्थात पूर्व ग्रह से दृष्ट और पूर्व ग्रह की स्थिति वहां है तथा चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव में है, यहाँ मृत्यु तक की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तीसरे और छठे भाव का कारक मंगल, कारक और भावेश की युति को पराश्रित दृष्टि में बहुत अच्छा माना गया, लेकिन प्रश्न में हम कारक और भावेश की युति को न लेकर तृतीयेश और अशुभ ग्रह के प्रभाव को यहाँ समझेंगे कि तृतीयेश के साथ ये मंगल अशुभ ग्रह का प्रभाव लेकर के आ गया। अब मंगल की स्थिति और दृष्टि से चोट, चपेट, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, रोग और वो भी बलपूर्वक दे सकता है। बाकी सब पिछले जैसा, लग्न शीर्षोदयी हो, तीसरा के साथ संबंध हो, तृतीयेश लगन में हो, लग्नेश तीसरे में हो, तृतीयेश तीसरे में हो, लग्नेश लगन में हो, लग्नेश लग्न में हो, तृतीय जहां स्थित हो उसको चंद्रमा की दृष्टि हो और शुभ ग्रह देखता हो। तो इन सभी बातों से हम लोगों को क्या समझना है कि तीसरे से संबंधित फलों को अच्छा कहें और अन्य बातें जो हमने आपको अलग से बताई उसमें तीसरे से संबंधित हानि कहने की जरूरत है। आप लोगों के मन में यदि प्रश्न आ रहा हो तो कर लीजिए, तीसरे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना। जी कुमार प्रवीण जी बताइए क्या। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जैसे अभी कहा कि अगर भाई से संबंधित प्रश्न है और लगन में अगर पूर्व ग्रहों का प्रभाव है, तो जो हम पहले उससे प्रिंसिपल जाते तो प्रश्नकर्ता को भी तो प्रॉब्लम बताएंगे गुरु जी, या भाई को प्रॉब्लम बताएंगे? प्रश्न करता है। और भाई के लिए? भाई के लिए तो अच्छा है, भाई के लिए प्रश्न होता है लग्न, आप प्रश्नकर्ता हमेशा लेकर के चलेंगे। अगर हम स्वयं प्रश्न कर रहे हैं अपने लिए तब तो प्रश्नकर्ता हो गए, जी गुरु जी। लेकिन यदि हम अपने भाई के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न लग्न हो गया और भाई से संबंधित प्रश्न। जी गुरु जी। बात को समझिएगा। यदि हम खुद कह रहे हैं हमारा दुश्मन, हमारा पैसा, समझ रहे हैं ना, हमारा संतान, तो लग्न में हमारी गणना होगी। जी गुरु जी। अन्यथा लग्न से प्रश्न ही समझा जाएगा और कोई सजीव व्यक्ति, प्राणी, वस्तु नहीं समझा। क्लियर हुआ? नहीं जैसे थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे मतलब कि भाई के स्वास्थ्य के बारे में किसी ने पूछा तो लगन बहुत ज्यादा पीड़ित आ रहा है, तो लगन पीड़ित आ रहा है और तीसरे का संबंध यदि छठे आठवें से है तो रोग की तीव्रता अधिक हो जाएगी। लग्न इसलिए क्वेश्चन। पीड़ित आ रहा है, समझिए, जी जी। छठे आठवें का संबंध नहीं, छठे आठवें से संबंध नहीं है, तीसरा शुभ प्रभाव में है तो कोई दिक्कत नहीं। जी गुरु जी। गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और पूरे पिछली क्लास से है। जैसे हम लगन से ही सब कुछ देख लेते हैं, तो हमें किस जगह पे जाके रोकना चाहिए? सपोज स्थिर लगन है, शीर्षोदय लगन है और लग्न इस लगन में बैठा है, तो हमें वहीं पे जाके अपने आप को स्टॉप कर देना चाहिए, आगे नहीं देखना चाहिए, या इसे आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कार्य वगैरह को देखना चाहिए? जितना सामर्थ्य हो उतना देख। नहीं, क्योंकि धीरे जितना धीरे देखें पता लगा कंफ्यूजन बढ़ गया। अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर मिल पा रहा है यहाँ तक हमें, तो आपको जहां आंसर मिल गया पहले आंसर दे दीजिए। ठीक है गुरु जी।
धीरे धीरे क्या है, हम हमेशा लोगों को कहते हैं एक साथ सब चीज को मत खींचिए, समेट के मत चलिए। जी गुरु जी। पता चला कि आप कुछ नहीं कर पाए, जी गुरु जी। समझ गए। मैं अपनी एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। हमारा दियरा में खेत, दियरा मतलब समझते हैं, कुमार परवीन नहीं जी? गुरु, नहीं गुरु जी। अच्छा, नहीं समझते तो गंगा के उस पार में जो खेती होती है ना, उसको दियरा बोलते ओके, ओके गुरु जी। हैं। गंगा के इस पार में शहर है और उस पार में जो है सो पानी से बढ़ जाता है, तो वो पानी में डूब जाता है, और पानी कम हो जाता है तो हम उसमें खेती होती हमारे इधर खादर बोलते हैं गुरु जी। है। हाँ, वहां पे गंगा किनारे से 2 किलोमीटर दूर हमारा जमीन पड़ता। 9वीं क्लास में पढ़ते थे, हॉस्टल से आए हुए थे। हमारे उम्र का, हमसे थोड़ा बड़ा, 2 साल 3 साल बड़ा, एक आध साल छोटा भी, प्लान बना कि चलते हैं मटर की छीमी लाते हैं दियरा से तोड़। ठीक। अच्छा ना, तो आप घाट पे चले जाइएगा तो नाव जा रहा है तो पैसा नहीं लेता, समझ गए ना? जी गुरु। नाव फ्री में पहुंचा रहा है, फ्री में ला रहा है। वो नाव जब खुलेगा तो उस पे 5 आदमी चढ़ो 10, वो अपने जरूरत के लिए खोलता है, तो वो पैसा नहीं लेता। वो पैसा दहारों से लेता है। दहार कोई माल टपाना है आपको, गेहूं वहूं, तो उसका पैसा लेगा, पैसेंजर का पैसा नहीं लेता। पैसा दिया नहीं, अपना टप गए उस पर। 2 किलोमीटर चल के खेत पहुंचे तो 2 चीज लेकर के आए थे, एक सीमेंट की बोरी और एक थैला लेकर के आए थे लटकाने वाला। बोरी में जो मटर भरेंगे उसको सिर पे ले लेंगे, और थैले वाले को कंधे पर ले लेंगे। तो जो किसान था वो बोला, बाबा आप जो तोड़ रहे हैं तोड़िए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ये ले नहीं जा पाइए। अच्छा, होता ही इतना ज्यादा है कि आप कितना भी तोड़ लो वो घटने वाला नहीं, मतलब पैदावार इतना अधिक होता। तोड़ तो लिया, भर लिया, बांध लिया, उठाया। जब वो 2 किलोमीटर में से आधा पौन किलोमीटर चले तो गर्दन में दर्द। वो बोरी भर के सिर पे डालना, तो उतारे बोरी को, आधा खोल करके जमीन में डाल दिया वहीं, आधा फिर बोरी सिर पे रखा। फिर कुछ दूर चले तो वो फिर भारी, क्योंकि कंधे पर भी तो लोड था, फिर वो भारी लगने लगा। फिर बोरी खाली कर दिया, बोला नहीं अब ये जो कंधे पे लोड है ना इसको सिर पे ले लेता। तो जो कंधे पे था उसको सिर पे लिया। तब तक थक गए थे, थक इतना गए थे कि सुबह सुबह का गए हुए भूख भी लग गया। तो भूख में मटर जितना खा सकते थे खाए थे, मटर की छीमी ही खाए थे और कुछ खाए नहीं। तो किनारे बैठ करके गंगा जी का पानी ऐसे ही आपको पीना है, कोई बोतल वोतल की व्यवस्था उस समय थी नहीं। अपना चुरू लगाइए, गंगा जी का पानी पी लीजिए। पिया। नाव पे जब तक बैठे रहे तब तक तो मस्त की, झोला का तो थैले में जो लिया है वो तो नहीं फेंका ना, वो तो ले जा रहे हैं। लेकिन जो नाव से उतरने के बाद मेरा गांव 4 किलोमीटर था, वो भी पैदल चलना था, और वो सिर पे रख के चलना था। 2 किलोमीटर जाने के बाद उसका भी आधा निकाल के फेंका, तो जितने भी मेरे भाई लोग थे सबने कुछ ना कुछ फेंका था, लेकिन हमने 70% फेंक दिया। लोग कहने लगे आता बेकार है, बर्बाद करता है, जाके बोलेंगे इसको, मम्मी को, इसके पापा को, जो भी था। हमने कहा जो बोलना होगा बोलना। हम छोटा सा थैला में लेके आए। माँ बहुत प्रसन्न हुई कि बेटा आ गया, दूसरे दिन बुखार आ गया। ठीक है ना। तो सामर्थ्य नहीं था हमें उतना ढोने का, लेकिन हमने ले लिया, किसमें उत्साह में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे कम करना पड़ा। तो इसीलिए पहले से ही हम, अगर अगर हमको अच्छा करना है तो पहले से ही आप उसको कम कर लीजिए। अगर आप घाट पे आए हैं, आप दूसरे के खेत से भी अगर 2 किलो मटर तोड़ रहे हैं, 5 किलो तोड़ रहे हैं, तो कोई नहीं बोल रहा है, तोड़ लीजिए, ले जाइए। जी गुरु। समझ रहे हैं ना, इतना था।
तरबूज तोड़ करके खा लिए, कोई नहीं पूछ रहा है कहाँ तरबूज खा रहे हो, ठीक है ना, खाओ मस्त रहो। तो हम लोगों को कुमार पंडित जी उसी तरह से जितना समझ सके पहले उतना ले, उसके बाद एक्स्ट्रा लेने का प्रयास करें, ठीक है ना। धीरे धीरे बोझ लेते लेते अभ्यास हो जाएगा और हम पूरा बोझ लेकर के चल पाएंगे। यही हमारी तरफ से सुझाव है, ठीक है। ओम प्रकाश जी गुरुजी, बताइए क्या। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है गुरुजी। हाँ बताइए। जैसे गुरुजी आपने कहा था कि सिर्फ जो ताजिक वाली दृष्टि है वो इस साल वगैरह के लिए लेनी है, बाकी पराशरी दृष्टि लेनी है। तो जी गुरुजी हाँ। जब हम प्रश्नकर्ता के कैरेक्टर के बारे में देखना चाहते हैं, कुटिल क्या है, तो उसमें एक जगह लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर सप्तम स्थान पे बुध और गुरु की शत्रु दृष्टि हो, तो वहां से कुछ संकेत मिलता है क्या गुरुजी, क्योंकि उन्होंने शत्रु मित्र लिया है वहां पे, तो फिर हमने कहा कि ताजिक दृष्टि का प्रयोग भी किया गया है, जी लेकिन अंततो गत्वा वर्तमान समय के ज्योतिषाचार्य विशेष रूप से मैं उसमें स्वयं मैं भी हूं, पराशरी दृष्टि का ही प्रयोग करते हैं। आप ये समझिए, ऐसा थोड़ी है कि लिखा जी नहीं जी मिलेगा, जी ताजिक गुरुजी। है तो ताजिक दृष्टि की चर्चा होगी। गुरुजी जी गुरुजी जैसे लास्ट क्लास में आपने वो बताया था कि भूत भविष्य वर्तमान का, तो मैं मेरे पास केदारदत्त जोशी जी की बुक थी, तो उसमें उनमें ये लिखा हुआ है कि अगर भविष्य इस साल हो तो उससे भविष्य के बारे में बताया, जैसे आपने दृष्टि बताया ना सर गुरुजी की दृष्टि से, तो इस तरह का कुछ सोच सकते हैं क्या कि अगर भविष्य इस साल हो हाँ तो हाँ, भविष्य के बारे में। वो लोग अपने अपने हिसाब से विस्तार देते ही देते हैं, तो अगर भविष्य इस साल हो तो भविष्य की बात बताइए, क्या दिक्कत। थैंक यू गुरु। ओम प्रकाश कुमार जी, केदारनाथ अच्छे राइटर हैं, आप उसके बुक पढ़ सकते हैं। थैंक यू। हाँ सर, अभी यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें आपने बताया कि लग्नेश तृतीयेश का संबंध किस भाव में बन रहा है, 9वें भाव में, 10वें भाव में। इस पे थोड़ा सा मतलब इसका भाव का क्या प्रभाव है ये हम जानना चाहते हैं पार्ट ए में। पार्ट बी ये हुआ कि इसको जो प्रवीण जी ने बोला उसकी क्लैरिटी के लिए कि अगर हम अपने बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारा यात्रा हो या मेरा वेलर हो या मैं कुछ नया पराक्रम करना चाहता हूँ, उसमें मुझे सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें लग्नेश एंड कार्येश तृतीय थर्ड लॉर्ड एंड लग्नेश हो गया, उससे संबंध से हम आंसर करेंगे। अब उसी ने हमको पूछ दिया कि मेरे भाई इसमें जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो अब इसमें तो हमारा लग्नेश बचा नहीं है। अब वो प्रश्न आपने बताया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको एक बार और लग्नेश बचाने मतलब दूसरा प्रश्न आ गया, यही कहना है ना। हाँ मतलब नहीं, वो नहीं सर कि मेरा भाई इस पराक्रम करके जीत पाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो क्या भाई से संबंधित तृतीय हाउस को मैं लग्न जैसा मानूं या नहीं फिर नहीं कैसे? नहीं, ये लग्न गलती और तृतीय हाउस को मानना पड़े, जी। लग्न को और तृतीय हाउस को इसी दो का संबंध देखना पड़े। ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर भाई का कुछ रोग है या ऐसी चीजें हैं तब हम रोग का और भाई वाले भाव मतलब थर्ड हाउस को लेंगे। ये कहा गया है यहाँ पे, यदि आप अब प्रश्न तो भाई से है, जी आपका दिमाग अभी मैंने कारक के विषय में छुआ भी नहीं, जी आपको बता दो कि मंगल की चर्चा भी नहीं की, भाई की चर्चा समाप्त करके आपको बोल दिया कि अब आगे इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। अभी तो यही बोला ना मैंने। जी अभी आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसमें देखिए कितना कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ बताया जा रहा है कि संबंध अपनी जगह पर है, ये सब तुमको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, बात समझ में आ गया। जी लेकिन यदि कार्य अलग से किसी भाव के साथ संबंध बनाते हो तो उसका प्रभाव डायरेक्ट भाई के ऊपर जाएगा, ना कि प्रश्न के ऊपर आएगा। जी समझ बिल्कुल रहे सर। हैं ना। हम्म। तो वो अगर लाभ में गया तो भाई लाभ कमाएगा। अब हमने भाई के लिए लाभ का प्रश्न नहीं पूछा, हमने कहा कि भाई के साथ मेरा संबंध कैसा रहेगा, ठीक है। जी जी लेकिन अब लग्नेश और तृतीयेश बता रहा है कि भाई के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे पोजीशन में यदि तृतीयेश लाभेश के साथ हो तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई के साथ तुम्हारा संबंध भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा भाई धनवान होगा, वो धन अच्छा कमाएगा।
बिल्कुल सही। और लाभ भाव में भी अगर बनता है तब भी हम यही कह सकते हैं, अगर जी कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों को एक अभी तक पहले लगन के ऊपर थे, आप समझिए। उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए, लग्नेश और कार्येश के ऊपर आ गए। अब जी कार्येश के साथ अन्य भावों के संबंधों के ऊपर आ गए। तो इस तरह से हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। जी, क्लैरिटी है। थैंक यू। और जी प्रवीण जी बताइए क्या दिक्कत है। तो गुरु जी एक छोटा सा, जैसे लग्नेश और तृतीयेश का 11th हाउस में संबंध बन रहा है, योग हो रहा है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि अब आपको भाई से फायदा होगा, लाभ आप भी लाभ कमाएंगे भाई के जरिए। कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? कह सकते हैं। नहीं मतलब एक्चुअल में क्या कहना चाहिए कि भाई को आपसे फायदा होगा या आपको भाई से फायदा होगा? भाई को तो लाभ होना ही होना है, ये तो पहले ही तय है। जी लेकिन चूंकि लग्नेश और कार्येश दोनों लाभ स्थान में है, तो जी भाई को जो फायदा होगा उससे आपको भी फायदा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। थैंक यू। लेकिन हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग हमको इतना रबर की तरह खींचना चाहते हैं कि मैं वहीं जाके फिक्स हो जाता हूँ, वापस आता ही नहीं, मतलब रबर ही लूज हो जाता है, समझ गए। इतना खींच देते हैं। वो क्या है कि हमने कहा कि यहाँ कार्येश के ऊपर विशेष प्रभाव होगा, और जी गुरु जी। हम कहते हैं कि एक ही स्टेप बताया जाए और उसी को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। कार्येश का संबंध अन्य भावों से बताया गया, बताया तो विशेष रूप से छठे और आठवें भावों से गया है, लेकिन मैं उसको व्याख्या में अलग अलग भावों के लिए भी लेता हूं, समझ रहे हैं। तो ऐसे में उस भाव से संबंधित विषयों के ऊपर अन्य भावों का प्रभाव होगा, ना कि लग्न के ऊपर प्रभाव होगा, लग्नेश के ऊपर प्रभाव होगा, प्रश्न के ऊपर प्रभाव होगा। चलिए आगे और भी समझेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरा भाव हम लोगों ने समझ, अब से चौथा भाव समझने का जरूरत है, तो चौथा भाव समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने के संदर्भ में प्रश्न आता है। तो लग्न, आप लोग नोट कीजिए, ज्यादा अच्छा, पहले नोट करा दूं उसके बाद पढ़ो। प्रॉपर्टी खरीदने के संदर्भ में लग्न डैश, लग्न से प्रश्नकर्ता जिसे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो समझे। चतुर्थ, चतुर्थ वो प्रॉपर्टी है जिसको हम खरीदना चाहते हैं और उससे होने वाला लाभ है, वृद्धि है। सप्तम, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मिलने वाला रकम है जो निवृत्ति है। दसम, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया प्रयास, भाग दौड़, दलाल आदि से संपर्क।
आप लोगों ने खाना बना लिया होगा और लिख लिया होगा, या अलग से लिख लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लग्न से च्युति, चतुर्थ से वृद्धि, सप्तम से निवृत्ति और दशम से प्रवास, इन चारों को समझते हुए इस प्रश्न का हल समझेंगे। तो चतुर्थ स्थान पर पहले लग्न को छोड़ दीजिए, आप पहले समझिएगा। चतुर्थ स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने से जल्दी और लाभ देने वाली प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं। ज्यादा भटकना नहीं होगा, कम प्रयास में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान के ऊपर शुभ प्रभाव है। सप्तम स्थान, सप्तम स्थान पर शुभ प्रभाव होने से उचित दाम पर प्रॉपर्टी मिलती है, हमको ज्यादा रकम नहीं चुकाना पड़ता। दशम स्थान पर भी चतुर्थ स्थान के तरह ही शुभ प्रभाव हो तो जल्दी और लाभ देने वाली प्रॉपर्टी मिलती है, ज्यादा भटकना नहीं होता और कम प्रयास में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। लग्न पे तो होना ही चाहिए शुभ प्रभाव। बाकी अगर अशुभ ग्रह हो तो अपने भाव में हो या अपने भाव को देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी शुभ की तरह ही काम करेगा। अब आप कहेंगे क्या लग्नेश और चतुर्थेश से काम चल जाएगा? काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश और कार्येश हो गया तो काम चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी में अन्य कई प्रकार के पचड़े आते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, इसका मतलब सातवां का इन्वॉल्वमेंट हो गया। आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भाग रहे हो, मैं जैसे भागा, 1 साल तक नोएडा में आ रहा हूँ, सैटरडे सैटरडे दिन भर घूमता, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्लैट लेना नहीं था, मुझे प्लॉट लेना। जितना जो पसंद आता था उतना पैसा नहीं था, जितना पैसा था उसमें वहां पसंद होता था जहाँ 5 साल जा करके रह नहीं सकते आप। तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जो प्रश्नों में टेल क्वेश्चन बन करके आपके सिर पे आता रहे, इसीलिए उसको चारों केंद्रों से समझने की जरूरत। यहाँ खरीदने की बात है तो खरीदने वाला हो गया लगन, बेचने की बात होगी तो बेचने वाला लगन हो जाए। चतुर्थ अच्छा है तो हमको वाजिब पैसे में सौदा मिल जाएगा, जैसे दशम अच्छा हो तो भी वाजिब सौदे में पैसा मिल जाएगा।
चतुर्थ दशम अच्छा है कि ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, एक दो जगह जाएंगे, सौदा पसंद आ जाएगा, आप आराम से खरीद लेंगे। सप्तम, आप जो लेन देन करते हो पैसे का, वो लेन देन अच्छे तरीके से हो जाएगा, आप निवृत्त हो जाओगे कार्य से, ये सप्तम बताएगा। नहीं तो प्रॉपर्टी में लेन देन एक टफ कार्य है, और टफ नहीं, बहुत टफ है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, वो आधे का चेक मिलेगा, आधा कैश मिलेगा। अब बताओ मैं लेके कहाँ जाऊं? और अगर मैं कहता हूँ 100% हमको चेक दे दो, तो उतने का लिखाई ले देना, वो नहीं चाहता। अब इस चक्कर में क्या ये गलत काम है? गलत काम नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने ऐसा रूल बना दिया जिसकी वजह से मेरा व्हाइट पैसा ब्लैक हो रहा। मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन हमको पैसे कैश में मिल गए, ब्लैक हो गए। तो आपको चाहे व्हाइट हो या ब्लैक हो, यदि सप्तम ठीक है तो आपको लेन देन में कोई रसाकसी नहीं होगी, सब आराम से होगा। महंगाई का जमाना आ गया, आप समझो। जरूरत नहीं है लोगों को कैश 5,000 रुपये भी रख करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल आपके पास है, काफी है, आपका काम चल जाए। ट्रांसफर करना हो, किसी को देना हो, टिकट कटाना हो, हवाई जहाज पे चढ़ना हो, होटल का बिल पेमेंट करना हो, सब चलेगा। लेकिन लीगल में आप 2 लाख रुपए ही लेकर के चल सकते हो कैश। 2 लाख से ज्यादा होगा तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। कहीं से आपको 5 लाख मिल गया तो वो आप समस्या समझो अपने लिए, अपने रिस्क पे ले जाओ। तो हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी लेन देन में प्रॉपर्टी से संबंधित न हो, उसके लिए सप्तम का शुभ होना बहुत जरूरी है। और सप्तम यदि शुभ प्रभाव में है तो हमको कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और दशम प्रभाव का प्रभाव अच्छा है। उस प्रॉपर्टी में जो तीसरा चौथा लोग जुड़ेगा, जिसको ब्रोकर वगैरह बोलेंगे, उसके साथ भी हमारा कोई चिक चिक बक बक नहीं होगा। सब अपने समय के हिसाब से काम होता है। तो ये हो गया च्युति, वृद्धि, निवृत्ति और प्रवास। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। सर, इसमें जो आपने दशम भाव से अभी जो बताया, उससे हम प्रवास का विचार कैसे कर रहे हैं सर? आगे आएगा चैप्टर तो उसमें और समझ में आएगा, अभी थोड़ा कम आएगा। ओके ठीक है ना, आगे चैप्टर आएगा तो और। भारतीय बब्बर सब समझ में आ गया? फिर दोबारा देखेंगे रिकॉर्डिंग एक बार। ब्रह्मदत्त जी, आपको क्या प्रश्न है, बोलिए। गुरु प्रणाम। क्षमा का गुरु जी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा आज। कोई बात। और दो तीन चैप्टर पिछला जो आपने करवाया है उसमें भी डिस्टर्ब हो रहा, कुछ थोड़ा ड्यूटी वगैरह लगी है सेंसस की, बस डिस्टर्बेंस के कारण कुछ प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही। तो अभी आपका लेक्चर सुना मैंने, आप प्लॉट वगैरह बेचने के बारे, प्रॉपर्टी बेचने के बारे में, चतुर्थ भाव के बारे में बता रहे थे गुरु जी। और यदि प्रॉपर्टी बेचनी हो, ये खरीदने के बारे में आप बता रहे थे, तो हम उसके लिए खरीदने क्या के बारे करना है? में बता रहे हैं, हाँ, तो यदि बेचने के बारे में देखना हो गुरु जी, फिर वो कैसे? तो अगले क्लास में बताएं। ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो अच्छा है, आज हमारा 5 मिनट टाइम जो है, और वो जो मूड बनता है ना, वो जो मूड बनाया था मैंने, वो डिस्टर्ब हुआ। मैं 5 मिनट आराम से आंख बंद करता हूँ, क्या पढ़ाना है, जेमिनी पढ़ाना है, क्या क्या सोचना है वो सोच लेता हूँ। ठीक है ना?
हाँ, आज मैंने बड़े आराम से जेमिनी सोचा और प्रश्न एंड वर्स पे आकर के काम करना पड़ा। चलो ठीक है, अच्छा है। संजीना बोलो। हाँ जी गुरुजी, मैंने एक्चुअली ये पूछना था, आप रोग का प्रश्न होता तो आपने कहा था छठा भाव देखना है, तो हम अगर कार्येश छठा भाव बनाते हैं तो और उसके अंदर ही कार्येश बैठा हुआ है तो वो उसको हम बलि मानेंगे कि मतलब कि छठा हाँ भाव बलि हो गया, रोग का बिल्कुल बलि हो गया, बिल्कुल तो बलिमान। रोग की संभावना हो गई। और अगर जैसे बहुमूल्य चीजें खो जाती हैं गुरुजी, उसके लिए हम कौन सा भाव देखेंगे फिर? दूसरा? आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। तब आगे पढ़ेंगे। गुरु जी, एक जी अलग जी, क्लास का प्रश्न पूछ लें क्या? रेमेडी का एक प्रश्न था छोटा सा। रेमेडी के क्लास में क्यों नहीं पूछता है, वो बताओ। संडे को है ना गुरु जी, बहुत लेट हो जाएगा। एक पूछ रहे थे कि ऋण के लिए क्या उपाय बताना चाहिए? मंगल स्तोत ऋण मोचक मंगल स्तोत, ऋण मोचक। गणपति स्तोत ऋण मोचक गणपति। जी गुरु जी, थैंक यू। ये ऋण के लिए है। वाह, जो करता है वो भाई लाभ प्राप्त करता है। मैं तो सीधा जा, जी गुरु। और मैं जो करेगा वो जवाब हमको भी आकर के देगा कि होता है। मैंने तो अपने जीवन में जो किया उसका फल पाया। ठीक है? तो इसीलिए आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को भी। वो मैं मंत्र ही भूल गया हूँ, कहाँ से मिला था मुझे मंत्र वो पता नहीं। मैं उसका 1100 जप रोज किया करता। जब 98 ईस्वी में मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया था, तो 98 ईस्वी में अगर मेरे ऊपर 10 लाख रुपए कर्ज था तो आप समझ सकते हैं कितना कर्ज था। मैं वो ऋण मोचक मंत्र पढ़ता था, उसको मैं अपना व्यवसाय करता था, इसीलिए तो रोज जब पूजा करके उठूं तो लेनदार दरवाजे खड़ा हो, जितना जेब में पैसा हो ये पकड़ भाई जा। तो लेकिन उसके बाद भी रोज करता रहा। साल 2 साल में ऋण चुकता हो गया, कब वो मंत्र करना छूट गया वो मंत्र आज तक याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा है, इतना चूक। हमारे कर्ज उतारे वो मंत्र भी भूल गया, जबकि 1100 बार डेली पढ़ता था। 1.25 घंटा लगता था हमको बैठ करके उसको करना। तो ऋण उतर गए वो मंत्र, उसके बाद दोबारा कभी किया नहीं। और वो मैं बहुत बार ढूंढता रहा कि कहाँ से लिया, नजर पे आया नहीं, अभी तक नजर नहीं आया। ठीक है। गुरुजी, ये जो आज आपने पढ़ा है ये किस पुस्तक में हमको मिलेगा? हम ढूंढते ही रहे किताब। राजीव नीलकंठी में मिल जाएगा। तो हमने खोला तो उसमें मिला नहीं गुरुजी। और मैं श्लोक भी पढ़ा दूंगा, चिंता ठीक है। बता दिया करूंगा, क्योंकि अब बहुत समय को थोड़ा कवर करने के लिए आगे इच्छा क्या है कि कुछ पढ़ाऊं और कुछ आप लोगों को वो कष्ट कुंडली लगा करके उसके ऊपर अभ्यास कराऊं। जी ठीक है। ठीक है ना, तो वो उस विचार में मैंने सिर्फ अर्थ अर्थ लेने का प्रयास किया है, श्लोक लेने का प्रयास। ठीक है। बाकी सब ताजी नीलकंठी में कि पहले जो लिखाया आप लोगों को 12 भावों के विषय में वो 85 का था। सर इसमें एक सजेशन है, वो जो आप करेंगे ना सर जैसे प्रैक्टिस वाला, तो ऐसा संभव है कि जैसे थर्ड हाउस का किया तो उसी का एक प्रैक्टिस कर लिया तो सीधा दिमाग में घुस जाए? हाँ हाँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए वो ले आया पत्रिका। चार्ट ले आएंगे सर, क्लास का टाइम ले लेंगे सर, वहीं पर चार्ट बन जाएगा एक। हाँ हाँ कोई बात। उसमें किसी का प्रश्न नहीं होगा ना, तो वो हम लोग सीखने जैसा सीखेंगे। हाँ अदरवाइज बिल्कुल। किसी का आता है तो फिर वो आंसर के प्रयास करने लगते हैं, वो है। ठीक ठीक, नमस्कार। नमस्कार सर। राम गुरु जी। राम गुरु जी।